हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो चीफ जो के पास आता है गुस्से में और उनसे कहता है कि एम्बुलेंस को वापस किसने भेजा था। वो नहीं सुनते, हमारा हीरो गुस्सा करने लगता है, कहता है चीफ, काफी तेज आवाज में ऐसे कहता है। तभी चीफ कहते हैं कि मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे बाद में बहुत सारे काम हैं। और जो एना की स्थिति है उसके अनुसार हम उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकते, चाहे हम उसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। हमारा हीरो ये सुन रहा होता है, चीफ जो कहते हैं कि तुम्हें समझ में आया और आज उसके पास अच्छा मौका था जब तुमने उसे स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम दी और उसे पता था कि वो स्ट्रॉबेरी खाएगी और मर जाएगी, तभी उसने वो आइसक्रीम खाई। और तुम्हें पता है इस बारे में असेंबलीमैन जेंग ने भी कुछ नहीं कहा। हमारा हीरो गुस्से में होता है, वो फिर चीफ जो से वही सवाल करता है कि एम्बुलेंस को वापस किसने भेजा था। चीफ जो कहते हैं कि आखिर तुम करोगे क्या, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि अगर उसे वापस किसने भेजा या किसने नहीं, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, जो एना की स्थिति है ना उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता। तुम अगर जो कर सकते हो ना वो ये है कि एना को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। और अगर तुम एना को हॉस्पिटल लेके चले जाते ना, पहले तुम्हें पता है क्या होता, हम सब मारे जाते, यहाँ तक कि मीरेन और हाउसकीपर और डॉक्टर और जितने भी लोग जिनको एना के बारे में पता है ना वो सब मारे जाते। तुम शायद बच जाते क्योंकि तुम क्लाउड 9 का पार्ट हो। और तुम क्या भूल गए वो जो बुजुर्ग महिला और आदमी थे वो क्यों मारे गए थे। और तुम तो इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। अगर तुम उसे सच में बचाना चाहते हो ना तो ऐसे एक्ट करो जैसे तुम हो। और अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे ना जैसे अब कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एना को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमारा हीरो ये सुन रहा होता है, चीफ जो तभी कहते हैं अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। हमारा हीरो वहां से गुस्सा करके चला जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो बैठा हुआ होता है, वहां पे मास्टर सॉन्ग भी होते हैं। मास्टर सॉन्ग हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम जो ना उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। हमारा हीरो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं कि आप एना को जानते हैं। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, पर इतने अच्छे से नहीं, और मुझे पता है उसे जबरदस्ती बाहर विदेश भेजा गया था क्योंकि उसके पास अच्छे माँ बाप नहीं है, इसलिए। हमारा हीरो कहता है हाँ आप ये कह सकते हैं कि उसके पास अच्छे माँ बाप नहीं हैं। मेन बात तो ये है कि उसके पापा जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में लगे हुए हैं। तभी वो कहते हैं कि उसके पापा कौन है। उस लड़की का नाम जो है ना, लास्ट नेम वो गो है, उसका नाम गो एना है और वो कानूनी तौर पर असेंबलीमैन जेंग की बेटी नहीं है। हमारा हीरो ये सुनकर हैरान हो जाता है, वो कहते हैं अच्छा उसका नाम गो है लास्ट नेम। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ उसका नाम जो है ना गो है लास्ट वाला, और तुम्हें शायद पता नहीं इस बारे में। और यहाँ पर एक रेफरी हुआ करता था जिसका नाम गो एम वूक था और वो अमेरिकन था, और जो हायरिन यानी एना की माँ है उन्होंने उससे शादी कर ली थी। तभी हमारा हीरो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं क्या, इसका मतलब ये है कि असेंबलीमैन जेंग ने एक शादीशुदा महिला को पटाया था। मास्टर सॉन्ग कहते कि नहीं ऐसा नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा हीरो कहता है कि फिर क्या हुआ। मास्टर सॉन्ग बताते हैं कि उन्होंने अमेरिकन से शादी कर ली थी, पर वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा असेंबलीमैन जेंग का बच्चा था। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उस टाइम मुझे भी पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, पर मुझे लगता है उसके हस्बैंड ने उसे परेशान किया होगा। और जब वो अमेरिका से यहाँ आई तो उसके हाथ में एक बच्ची थी और ये बच्ची एना थी। और ये चो योजिन और असेंबलीमैन जेंग के सामने आए। और अब तुम समझे मैं क्या कहना चाहता था। पर असेंबलीमैन जेंग चो योजिन के पीछे उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहते थे, पर जो ना इस बच्ची के साथ बेहद ही बुरा हुआ। इसका नसीब बेहद खराब है क्योंकि इसकी माँ की इतनी बुरी तरीके से मौत हुई कि क्या बताऊं। फिर इसे बाहर जबरदस्ती विदेश भेजा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बच्ची बेहद बदनसीब है और इसके साथ बेहद बुरा हुआ और तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारा हीरो कहता है कि क्या, उसकी माँ की बहुत बुरे तरीके से मौत हुई। फिर वो कहते हैं अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे सुसाइड करना वो भी तो एक गलत बात है ना, और सही नहीं होता, ये बुरी मौत ही तो हुई ना। अब मुझे नहीं पता चोय योजिन इस बच्ची को जिंदा रहने देगी भी या नहीं अगर ये ऐसी हरकतें करती रही तो। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को एक आदमी के साथ दिखाया जाता है। योजिन उनसे कहती है कि बताइए आपने क्या सोचा इस बारे में। वो कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, पहले कुछ खा ले, मैंने सुना है यहाँ पर जो एक्रोन जेली है वो काफी अच्छी है। योजिन कहती है कि मुझे यकीन है आपके पास इतना टाइम होगा और आखिरकार ये वो जो स्टार्ट हो गया है।
लगता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें और असेंबलीमैन जैंग को अभी माफ नहीं किया है, और मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि तुम दोनों उन्हें धोखा दो। और ये जो प्रेसिडेंट की बात कर रही है, इस टाइम पे जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर रहे हैं, आखिरकार उन्होंने तुम दोनों की मदद जो की थी ब्लू हाउस पहुंचने तक। योजिन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं उनकी कुर्सी पर आग की नजर हो। ये सुनकर वो चुप हो जाते हैं। तभी योजिन अपने पर्स से एक पेपर निकालती है और उन्हें वो फाइल दे देती है। वो पढ़ते हैं कि उसमें रिपोर्ट्स होती हैं कुछ ही प्रेसिडेंट के आसपास क्या चल रहा है और क्या नहीं। फिर योजिन कहती है कि इसमें सारी चीजें नहीं है अभी तक, सिर्फ थोड़ी सी हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? योजिन कहती है नहीं। तभी योजिन एक और फाइल का फोल्डर उन्हें निकाल कर देती है और इसमें योजिन का जो फाउंडेशन होता है और जो जेबी ग्रुप के शेयर हैं उन सब की जानकारी होती है। तभी योजिन कहती है कि ये सीक्रेट पेपर हैं फाउंडेशन के और जेबी ग्रुप के, और इसमें सारी जानकारी है। वो आदमी हैरान हो जाते हैं और योजिन कहती है हाँ बस यही सब है। वो पेपर देख रहे होते हैं। योजिन उनसे कहती है कि इन पेपरों के द्वारा तुम मुझे जब चाहे नीचे गिरा सकते हो। वो आदमी कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं? योजिन कहती है हाँ बिल्कुल, और इतना तो काफी होगा ना कि आप मुझसे डील कर लें, मुझ पर यकीन कर लें। तभी वो आदमी हंसने लगता है। योजिन भी मुस्कुराने लगती है। वो कहते हैं कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। वहीं सीन चेंज होता है। उस रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर योजिन के उस आदमी के गार्ड्स खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। वहाँ पर दो और लड़के आते हैं। वो कहते हैं कि हमें अंदर जाना है, पर वो गार्ड्स मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। वो कहते हैं हमें अंदर जाने दो, अभी भी काफी लोग हैं अंदर। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि ये हमारे आखिरी कस्टमर है। वो दोनों कहते हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे, जल्दी से बस एक सिप लेना है हमें। वो किसी चीज का नाम बताते हैं उसका। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने हाथ से हटाने लगते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी का हाथ रोक लेता है और उसके हाथ पर कुछ निशान भी बने होते हैं। तभी वो दोनों कहने लगता है ये रेस्टोरेंट अब अपने कस्टमर को चुनने लगा है, मतलब अपनी मनमर्जी से बुलाते हैं। और वो फिर वहां से जाने लगते हैं। वहीं उस लड़के को दिखाया जाता है, वो वहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और किसी को फोन करते हैं। तभी सीन चेंज होता है। योजिन को फिर से दिखाया जाता है, वो दोनों कुछ पी रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि अब समझा मैं कि आखिर तुम्हारा छोटा भाई चेयरमैन चोई तुमसे इतना डरते क्यों है? योजिन कहती है कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तभी वो कहते हैं कि आखिरकार मैं कैसे होने वाले राष्ट्रपति की बात को ठुकरा सकता हूँ या उनकी बात ना मानूं? तभी योजिन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जो है वो मेरे हस्बैंड बनेंगे। वो कहते हैं क्या? और फिर वो हंसने लगते हैं और योजिन भी उनके साथ में हंसने लगती है। तभी वो कहते हैं कि आखिर कब आ रही हो तुम हमारी पार्टी में? योजिन कहती है मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा शो हो, इसलिए जो ना आप हमारे लिए रास्ता बनाए और जब मुझे सही लगेगा मैं आपको बता दूंगी। वो कहते हैं चलो ठीक है। वहीं सीन चेंज होता है। पाक क्वानसू को दिखाया जाता है। वो कहता है अच्छा, और उसके साथ में उसका सेक्रेटरी भी बैठा हुआ होता है। वहीं सीन फिर से चेंज होता है। वो योजिन से जो मिलने के लिए आए होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। वो अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। वहीं योजिन की कार आती है। योजिन भी अपनी कार में बैठकर चली जाती है। योजिन रास्ते में काफी खुश होती है। योजिन की सेक्रेटरी यानी चीफ किम योजिन से मालूम करती है कि मीटिंग सही रही, पर योजिन इतना ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। वो योजिन की तरफ देखती है और कहती है कि लगता है मीटिंग कामयाब रही। योजिन कहती है अच्छा ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखकर। तभी सेक्रेटरी किम योजिन को मुबारकबाद देती हैं। योजिन थैंक यू कहती है। फिर योजिन अपनी विंडो से बाहर देखने लगती है और मजे लेती है हवा के और गाना गाने लगती है। सेक्रेटरी किम योजिन को देख रही होती है कि ये क्या कर रही है। योजिन कहती है क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? वहीं सेक्रेटरी किम हंसने लगती है और उनके साथ जो आगे दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। योजिन भी काफी खुश होती है, वो भी हंस रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है। पाक क्वानसू को दिखाया जाता है। वो खड़ा होता है। उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो मालूम करते हैं कि क्या वो पार्टी में आने वाले हैं। पाक क्वानसू कहता है कि हाँ शायद, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल जो ना कोई भी देश हो पार्टियां जो हैं भ्रष्ट हो ही जाती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो है चो योजिन के साथ मिल जाएगा। ये उस आदमी की बात कर रहे होते हैं जो चो योजिन के साथ अभी मिलने आया हुआ होता है। तभी पाक क्वानसू का सेक्रेटरी कहता है कि सर हमें जो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वोट है ना उनका ख्याल रखना होगा, हमसे वो ना छीन जाए। तभी पाक क्वानसू कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और वो अपने सेक्रेटरी के पास आते हैं और कहते हैं कि जो सड़ा हुआ या बहुत बुरा इंसान होता है उसके बारे में जो बताता है या उसका पर्दाफाश करता है वो हीरो बन जाता है। और वो ये कहकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि कहाँ बताया था तुमने, कहाँ पर है जेंग सियो जून यानी असेंबलीमैन? वहीं असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। वो मेकअप करा रहे होते हैं अपना, एक लड़की उनका मेकअप कर रही होती है। तभी उनका सेक्रेटरी वहाँ पर
आता है और कहता है कि सर मैडम की मीटिंग अभी खत्म हुई है, और वो काफ़ी खुश होता है। असेंबलीमैन कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि मीटिंग सक्सेसफुल रही। वो कहते हैं यस सर। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि हमें आज के कंटेंट के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। उनके सेक्रेटरी कहते हैं हाँ सर, आज आपको जो ना थोड़ा सा और सॉफ्टर लगना होगा और थोड़ा लोगों के करीब लगना होगा। और वो कहते हैं सर मैं आपके क्वेश्चन में बदलाव करवा दूंगा। तभी असेंबलीमैन कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम जाओ। और वो उस लड़की को देख रहे होते हैं और उसकी तरफ आंख मारते हैं। वो उससे मतलब एक तरीके से फ्लर्ट करने लगते हैं, उसके पैर पर हाथ रखते हैं। वो लड़की भी उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कहीं सीन चेंज होता है, यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन जैसे के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं। वो पहले यूजिन को मुबारकबाद देते हैं। यूजिन कहते हैं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यूजिन मालूम करती है कि वो बच्ची कैसी है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो बच गई, वो मेडिकल रूम में है। तभी यूजिन कहती है अच्छा, वो इतने मुश्किल सफ़र को भी बर्दाश्त कर गई। प्रेसिडेंट माफ़ी मांगते हैं। यूजिन कहती है कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती, वो तो उसकी किस्मत थी कि वो बच गई। यूजिन कहती है कि मेडिकल रूम कहाँ पर है। सेक्रेटरी किम कहती है कि मैम क्या आप उससे मिलना चाहती है। यूजिन कहती है हाँ, तुम एक काम करो, तुम क्लाउड9 में जाओ और मैं उससे मिलकर आती हूँ। तभी यूजिन प्रेसिडेंट से कहती है कि मेडिकल रूम कहाँ पे है। वो कहते हैं चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। वो यूजिन को लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टर अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। यूजिन वहाँ पहुँचती है और यूजिन उनसे मालूम करती है कि इस लड़की की कंडीशन कैसी है, क्या वो बात करने के लायक है। डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि दवाई से उसके शरीर तो ठीक हो गया है, पर उसकी दिमागी हालत काफ़ी खराब है और वो सुसाइड फिर से कर सकती है और हमें इसे दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी यूजिन कहते हैं क्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस उस पर नज़र रखो और उसका ध्यान रखो कि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करे। वहीं यूजिन एना के रूम में जाने लगती है। हमारा हीरो वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। यूजिन एना के रूम में आ जाती है और एना यूजिन को देख रही होती है। हमारा हीरो भी वहाँ पर आता है, पर यूजिन सबसे कह देती है कि मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए, तुम सब बाहर चले जाओ। वो सब बाहर चले जाते हैं। प्रेसिडेंट, डॉक्टर, मीरेन और उन सबको वहाँ से लेकर जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम हॉस्पिटल को कह रही थी। वो ऐसे डॉक्टर को डांटते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। वहीं हमारा हीरो गेट के बाहर खड़ा होता है और यूजिन के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी वहीं होते हैं। वो हमारे हीरो को कहते हैं, हमारा हीरो कहता है उनसे गुस्से में कि क्या। वो समझ जाते हैं कि ये हमारी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए वो चुपचाप अपना मुँह साइड करते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वहीं यूजिन एना से बात करना शुरू कर देती है कि तुमने वो जो नन के कपड़े पहने थे वो तुम पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे और तो तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी, और क्या ये तुम वहाँ पर सीखी हो जहाँ तुम पहले चर्च में रहती थी। एना गुस्से से यूजिन की तरफ देख रही होती है। यूजिन कहती है कि तुम्हें पता है तुम क्या सोच रही थी कि तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी, तुम अपने पापा से मिल सकती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें तुम्हें मिलने से रोकती हूँ। यूजिन एना की तरफ गुस्से से देख रही होती है। यूजिन कहती है कि तुमने तो चर्च में देख ही लिया था ना कि आज क्या हुआ। तभी एना को चर्च की बात याद आती है कि कैसे वो पापा कहती है असेंबली मैन को, और जैसे ही वो एना को देखते हैं वो अपनी नजरें नीची कर लेते हैं और यूजिन से भी बता देते हैं कि एना यहाँ पर क्या करी है। एना उन्हें देख रही होती है पर वो फिर भी अपनी नजरें नीची रखते हैं। वहीं एना और यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना नहीं चाहते। एना यूजिन की तरफ देख रही होती है। यूजिन कहती है कि इसीलिए वो यहाँ पर भी नहीं आए, और जैसे कि जब तुम्हारी माँ मरी थी वो वहाँ पर भी नहीं आए थे, और जब तुम स्पेन जा रही थी वो तब भी नहीं आए मिलने थे। मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, पर क्या कर सकते हैं। तुम इस बात को शायद मानना ना चाहो, पर यही हकीकत है। और डैड जो होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। बेटियाँ जो होती हैं ना उनके लिए स्पेशल जगह होती है अपने पापा के लिए। एना यूजिन को देख रही होती है, पर यूजिन कहती है कि पर डैड जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, उन्हें हमारी फीलिंग की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं कैसा नहीं। वहीं हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है, वो वहीं पर बैठकर ये सब सुन रहा होता है और यूजिन कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने भी तुम्हें छोड़ दिया, वो इसलिए क्योंकि तुम उनके लिए मायने नहीं रखती, तुम जो हो उनके लिए एक छोटा सा बोझ हो उनके अतीत का। एना यूजिन की तरफ देख रही होती है। एना कहती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे पापा से मिलने दो, मैं उनसे खुद ही मालूम कर लूँगी। तभी यूजिन कहती है कि वो कैसे, और तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आऊँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें पता है हम प्यार करने वाले कपल भी जो ना एक दूसरे की डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हम कितना भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर हम एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कुछ कामों के लिए। और तुम्हारे पापा तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी एना मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मेरे पापा जो ना तुमसे प्यार नहीं करते।
योजिन के फेस के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। पर योजिन कहती है कि लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये कहा है। एना योजिन की तरफ देख रही है। योजिन कहती है पर मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ मेरे बारे में ऐसा सोचती होंगी और वो मुझसे नफरत भी करती होंगी। तभी एना रोने लगती है। योजिन कहती है पर एना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अपनी माँ के बारे में नहीं जानती, क्योंकि तुम उस टाइम पे काफ़ी छोटी थी। हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है, वो सुन रहा होता है, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। योजिन कहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है, पर तुम्हें पता ही ये असेंबली मैन जो होते हैं ना, यानी जो सांसद होते हैं, इनके लिए लाइफ का गोल पता है क्या होता है कि एक बार इलेक्ट होना इलेक्शन में, फिर उसके बाद होना, और यही इनकी लाइफ की साइकिल चलती जाती है। और तुम्हारे डैड जो है ना उनमें से एक हैं। और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या कहा था उनसे? तुम्हारी माँ ने जो ना तुम्हें इस्तेमाल किया था उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, जब उनके इलेक्शन आ रहे थे। एना ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और योजिन कहती कि वो तुम्हारे लिए अच्छी माँ होंगी, पर फिर भी मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना कि तुम्हारी माँ एक नंबर की शराबी थी। एना को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी योजिन कहती है कि तभी तो तुमने अपने हाथों से उन्हें वो गोलियां उठाकर दी थी। एना कहती कि नहीं, ये सच नहीं है। मेरी मॉम ने इस वजह से नहीं मरी कि मैंने उन्हें सोने की दवाई दी थी। वहाँ पे उस रात कोई और भी था घर में और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। योजिन एना की तरफ देख रही होती है और कहती है कि क्या वो मैं थी? एना ये सुनकर हैरान हो जाती है। योजिन कहती है कि एना, तुम्हारी जो याददाश्त है ना वो तुम्हें धोखा दे रही है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। और कभी कभी सच ऐसा होता है कि उस पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर सच तो सच है ना। और तुम्हारी माँ इसीलिए मरी है क्योंकि तुमने उन्हें वो दवाई दी थी। एना चीखने लगती है और कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ इसलिए नहीं मरी, मैंने जो हमारी पुरानी वाली हाउस कीपर थी ना उनकी बातें सुन ली थी। योजिन कहती है तुम्हारी पुरानी हाउस कीपर? अच्छा, वो बूढ़ी महिला जो अभी हॉस्पिटल में है और जिससे मिलने के लिए एना भी गई हुई थी, अच्छा तुम उसकी बात करी। और तुम्हें क्या लगता है एना कि मैं अगर तुम्हारी माँ को मारती तो क्या मेरे लिए उसे मारना मुश्किल था? एना हैरान होती है और वो काफ़ी डिस्टर्ब भी होती है। योजिन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही होती है, ये सब बातें बता रही होती है। तभी हमारा हीरो बाहर से अंदर आता है और योजिन से कहता है कि क्या तुम प्लीज़ यहीं पर रुक सकती हो? जैसे योजिन ये सुनती है वो हमारे हीरो की तरफ देखती है। हमारा हीरो योजिन के पास आता है और कहता है कि एना की तबीयत काफ़ी ख़राब है। योजिन हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है और फिर कहती ओह, लगता है मैंने बेवजह की बातें बता दी एक बीमार इंसान को। और वो कहती है कि एना, तुम ऐसे भी सुबह से घर से भाग गई थी ना, तो तुम काफ़ी थक गई होगी, तो तुम जो ना आराम करो और अपना ख्याल रखो। एना को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एना को गुस्सा आ रहा होता है। एना योजिन की तरफ देख रही होती है गुस्से भरी नज़रों से। वहाँ से योजिन उठकर जाने लगती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो हमारे हीरो से कहती है कि तुम जो ना क्लाउड 9 आ जाना। तभी योजिन वहाँ से चली जाती है। एना रोने लगती है। हमारा हीरो कहता है कि रो मत और तुम जो ना थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पापा को लेकर अभी आता हूँ। हमारा हीरो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एना हमारे हीरो की तरफ देखती रहती है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।